हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। सो पिछले 2 से 3 साल में हमने काफ़ी ज़्यादा जियो पॉलिटिकल टेंशन ग्लोबली देखा है ट्रिगर होते हुए, एंड ऑल्सो हमने वॉर्स भी देखे हैं। और ये रिजल्ट करता है कि काफ़ी ज़्यादा जो एक ट्रेंड चला है डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने का अक्रॉस द ग्लोब, काफ़ी ज़्यादा कंट्री अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ा रही है और इंडिया ने भी ये किया है। एज ऑन डेट एज वी स्टैंड 2.5% ऑफ आर टोटल जीडीपी हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं डिफेंस के लिए, और आने वाले टाइम में ये जो एक ट्रेंड है वो और एक्सेलरेट हो सकता है। अगर हम डिफेंस प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम ऑल टाइम हाई पे बैठे हैं, जहाँ पर 1.2 लाख करोड़ के आसपास का हमारा प्रोडक्शन है। अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे, गवर्नमेंट बहुत पुश कर रही है एक्सपोर्ट्स को, तो अप्रॉक्सीमेटली 22,000 करोड़ का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि पहले 16,000 करोड़ था। तो वाई एंड वाई बेसिस पे अप्रॉक्सीमेटली 30-35% का ग्रोथ हमें वहाँ पर भी देखने मिला। अब हमें ये तो समझ में आता है कि एक बाजू हमारे पास चाइना है, एक जगह पाकिस्तान है, थ्रेट्स है। उल्टा अगर आप ग्लोबली देखोगे तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करते जाए अपने डिफेंस को, बिकॉज आने वाले टाइम में ये रिस्क कभी भी आ सकता है। ठीक है, काफ़ी बार हमने अलग अलग वीडियोस में हमारे चैनल पे भी ये चीज़ चर्चा की है, चाहे आप यूएस चाइना की बात करो या चाइना और ताइवान का जो डिस्प्यूट है, यूक्रेन रशिया का डिस्प्यूट है, ये सब के बारे में हमने बात किया है एंड वी ऑल नो इट। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में डिफेंस सेक्टर के जो परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो रिफॉर्म्स गवर्नमेंट सपोर्ट दे रही है, प्रोडक्ट के लिए इंसेंटिवाइज कर रही है, या फिर आप देखोगे कैपेक्स स्टोरीज अनाउंस कर रही है, रियलाइजेशन दे रही है, ऑर्डर इन्फ्लोज आ रहे हैं, इसके चलते काफ़ी डिफेंस की कंपनीज़ को बेनिफिट हुआ है। और इसीलिए स्टॉक्स लाइक HAL, मजगांव डॉक्स या डेटा पैटर्न्स देख लेते हो, जेन टेक्नोलॉजीज, काफ़ी सारे स्टॉक्स 10x, 15x, 20x भी हो गए। अब बात ये आती है कि जो नए इन्वेस्टर्स हैं, जिनको अब मार्केट में एंटर करना है, डिफेंस में इन्वेस्टमेंट करना है, या जो लोग डिफेंस में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं उनको और होल्डिंग्स बढ़ानी है, इज दिस द राइट टाइम? क्यों? क्योंकि रिसेंट में आप देखोगे पिछले 1 महीने में स्टॉक्स में काफ़ी करेक्शन आया है, जहाँ पर पीक से एज ऑन डेट आप देखोगे पिछले 1 महीने में 10 से लेके 25% तक ये स्टॉक्स में, डिफेंस के स्टॉक में करेक्शन आ चुका है। और काफ़ी सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि डिफेंस का जो एक स्पेस है वो ओवर वैल्यूड होते जा रहा है, एक्सपेंसिव होते जा रहा है। सो क्वेश्चन अराइजेस, इज दिस द स्टार्ट ऑफ अ नेगेटिव ट्रेंड फॉर डिफेंस स्टॉक्स? तो यहाँ पर हम इस वीडियो में समझेंगे कि डिफेंस इंडस्ट्री के एंटायर ये एनालिसिस कैसे तरीके से की जाती है, बिजनेस एनालिसिस क्या है उनका, वैल्यूएशन पैरामीटर को समझेंगे। टुवर्ड्स द एंड हम इसको टेक्निकल फ्रेमवर्क के साथ भी देखेंगे, सो दैट वी कैन कम टू अ कंक्लूजन कि is this the end of the bull run for defense? If you are really interested, do hit the like button before we start the analysis and stay tuned till the end. With this, let's get started. सो अब कुछ की पॉइंट समझ लेते हैं इस सेक्टर का, बिकॉज अगर आपको कंपनी को समझना है तो आपको पहले सेक्टर को समझना पड़ेगा। तो ये सेक्टर जो डिफेंस का सेक्टर है वो एक B2G कैटेगरी में आता है, बिकॉज गवर्नमेंट रेगुलेशंस यहाँ पर ज़्यादा है। रिसेंट में आपने जितना भी रैली देखा, जितना भी अच्छा ऑर्डर बुक्स इन्फ्लोज वगैरह देखे, एग्जीक्यूशन देखा है, दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट इस कंपनीज़ को और इस सेक्टर को प्रमोट कर रही है, पुश दे रही है। ठीक है, और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स और एग्जीक्यूशन के चलते कंपनी के स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस हमें देखने मिला। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, इसके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और कभी कभी आपको रियलाइजेशन थोड़ा सा देरी में भी मिलती है। पहले कंपनीज़ को एक अगर आप देखोगे तो एक डिज़ाइन वगैरह, प्रोडक्ट वगैरह क्रिएट करना पड़ता है। अगर आप देखोगे उसके बाद में गवर्नमेंट के टेंडर्स निकलते हैं, आपको टेंडर के लिए बिडिंग करना पड़ती है। टेंडर मिल गया तो उसके लिए बाद में आपको प्रिपरेशन करना पड़ता है, ऑर्डर एग्जीक्यूट करना पड़ता है। जब आप एग्जीक्यूशन कर लोगे, पूरा अप्रूवल हो जाएगा, उसके बाद में आपको पेमेंट आती है। तो गवर्नमेंट से पेमेंट कभी कभी डिले पे भी आ सकती है। अभी रिसेंट में जो भी आपको रन देखने मिला है वो इसलिए मिला है बिकॉज एग्जीक्यूशन भी टाइम पे हो रहा था और गवर्नमेंट का रियलाइजेशन भी फास्ट हो रहा था, तो पैसे भी टाइम पे मिल रहे थे। इसलिए आप देखोगे काफ़ी सारी कंपनीज कैश फ्लो जनरेट करना भी शुरू कर रही है, ऑलरेडी कैश फ्लो जनरेट कर रही है। एक और एलिमेंट जो यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि ये पूरा बुल रन में जहाँ पर हमने बात की 10x, 20x जो बैगर्स हो गए हैं स्टॉक्स, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है दैट इज़ ऑर्डर इनफ्लो। ऑर्डर इनफ्लो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है पिछले 2 सालों में अक्रॉस जितने भी बकेट्स में, ये बकेट्स में काफ़ी सारी कंपनीज है, सबके पास में ऑर्डर्स आए हैं। अभी कुछ ऑर्डर इनफ्लो के अगर हम हाईलाइट देख लेते हैं, यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख पाओगे कि HAL के पास में ऑर्डर बुक 94,000 करोड़ की है, BEL के पास 75,000 करोड़ की है, मजगांव डॉक के पास 40,000 करोड़ की है,
जेनटेक के पास में 1500 करोड़ की है, पारस डिफेंस 750 करोड़ के आसपास स्टैंड कर रहा है, एंड कोचिन शिपयार्ड 22,000 करोड़ की ऑर्डर बुक पे बैठा है। आने वाले टाइम में कुछ कमेंट्री ऐसी भी आई है कंपनीज के थ्रू जहां पर वो बोल रहे हैं कि यहाँ से ऑर्डर बुक उनकी आने वाले साल में और बढ़ेगी, ठीक है। तो बेसिकली अगर ये ट्रेजेक्टरी रही ग्रोथ की तो आने वाले टाइम में हमें और मोमेंटम देखने मिल सकता है। लेकिन सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं होता है, आपको स्टॉक में एंटर लेने के लिए जस्टिफिकेशन इतना ही नहीं होता है, आपको ये देखना पड़ता है कि भाई जो ऑर्डर बुक की बात हो रही है और जो प्रॉफिटेबिलिटी की हम एस्टिमेशंस लगा रहे हैं आज की तारीख में स्टॉक प्राइस क्या उसको जस्टिफाई करता है या नहीं करता है, उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि ये वैल्यूएशन में फेयरली वैल्यूड है, एक्सपेंसिव है या अंडर वैल्यूड है। तो इसलिए सेकेंड पार्ट ऑफ दिस एनालिसिस पे अब हम आते हैं यहाँ पर जहाँ हम वैल्यूएशंस देखेंगे वन बाय वन। तो कोई भी सेक्टर में जब बुल रन आता है और कंपनीज एक्सपांड होती है वहाँ पर उसके लिए कुछ ग्रोथ ड्राइवर्स होते हैं जो उसके ग्रोथ को पुल कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमें ग्रोथ ड्राइवर्स को समझने के लिए थोड़ी पॉलिसी समझने की ज़रूरत है। पॉलिसी में अगर आप देखोगे इंडियन गवर्नमेंट ने 98 जो एक वेपन्स है 98 चीज़ों के ऊपर बैन लगाया था जो कि हम इंपोर्ट नहीं कर सकते, और डिफेंस स्पेस में गवर्नमेंट ने पुश किया कि जो हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं ये प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ाए। इनफैक्ट 50% जहाँ पर इंडियन प्रोडक्शन में इंडियन कंपनीज़ का जहाँ कंट्रीब्यूशन है वो प्रोडक्ट्स को भी ज़्यादा इनकरेज किया जा रहा है। तो बेसिकली ये सब पॉलिसीज़ के चलते और आत्मनिर्भर का जो एक जो नैरेटिव चल रहा है, एक जो थीम चल रही है जिसके चलते काफ़ी सारे कंपनीज़ को और स्टॉक्स को बेनिफिट हुआ है। तो ये एक पॉजिटिव पॉलिसी थी जिसके थ्रू डिफेंस स्टॉक्स को मोमेंटम मिला। और यहाँ पर आप सेम चीज़ देख सकते हो, अभी जब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ थोड़ा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम स्टॉक का एक आइडिया लेते हैं आपको थोड़ा क्लैरिटी के लिए, विच इज़ HAL। सो एज अ डिस्क्लेमर HAL हमने ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टमेंट किया है एंड लॉट ऑफ आवर क्लाइंट्स आर होल्डिंग HAL। But nothing in this video is a buy or sell recommendation. You need to do your independent research and also consult your financial advisor before taking any decision, ठीक है। अब यहाँ पर HAL की हम अगर बात करें तो HAL का प्रॉफिटेबिलिटी आप देख सकते हो कि कैसे बढ़ा है पिछले 2 से 3 साल में। यू कैन सी दिस, जहाँ पर पोस्ट कोविड 3,000 करोड़ का आपका जो बढ़ के अभी यहाँ पर 8,000 करोड़ के आसपास हो गया ट्रेलिंग 12 मंथ। और इसका मेजर जो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है दैट वॉज नॉट लेड बाय योर टॉप लाइन बट इट वॉज अबाउट मार्जिन एक्सपांशन। तो 2014-2015 में आप देख रहे हो 10-15% का जो मार्जिन बनाने वाली कंपनी आज की तारीख में 25% 32% का मार्जिन रजिस्टर कर रही है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इनकरेज कर रहा है प्रॉफिटेबिलिटी को एंड ऑल्सो ऑर्डर इन्फ्लोज ज़्यादा आ रहे हैं। तो जो फॉरवर्ड एस्टिमेशन में री रेटिंग मिल रही है स्टॉक को, इसके चलते पूरे सेगमेंट में एक पॉजिटिविटी क्रिएट हुई है। जब पॉजिटिविटी क्रिएट होती है तो सेंटीमेंट्स भी पॉजिटिव टर्न हो जाते हैं। जब सेंटीमेंट्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं तो यूफोरिया क्रिएट हो जाता है, और जब यूफोरिया एकदम पीक पे पहुंच जाता है वहाँ पर टॉप होता है, वहाँ पर क्लाइमैक्स होता है और उसके बाद में बबल बर्स्ट होके फिर डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो जाता है। तो अभी हम इस पूरे स्टेज एनालिसिस में कहाँ स्टैंड करते हैं वो बताता हूँ। आपको शायद मेरा एक वीडियो याद होगा गेम ऑफ वैल्यूएशंस, अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर नहीं हो तो डेफिनेटली आपको पता होगा गेम ऑफ वैल्यूएशन, और अगर फिर भी मिस कर दिया है वो वीडियो, इट्स अ गेम चेंजर वीडियो, आप ज़रूर देखिए। वहाँ पर स्टेज एनालिसिस मैंने डिटेल में बताया। अब यहाँ पर मैं वापस से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। तो स्टेज एनालिसिस होता क्या है और हम एज ए डिफेंस इंडस्ट्री कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो बेसिकली स्टेज 1 ये होता है कि जहाँ पर मार्जिन्स भी थोड़े से मीडियोकर है, टॉप लाइन में भी रीजनेबल ग्रोथ आ रही है, बॉटम लाइन रीजनेबल ग्रोथ आ रही है, और कोई मेजर स्ट्रॉन्ग लीवर्स नहीं है उस आइडिया को पुश करने के लिए, और वहाँ पर स्टॉक भी नहीं चल रहा। तो मेजरली क्या होता है, ऐसे टाइम पे आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन बड़े जो प्लेयर्स होते हैं जिनको पता होता है आने वाले टाइम में कुछ होने वाला है, वो लोग एक्यूमुलेट करते हैं, ठीक है। अब दूसरे स्टेज में जब यहाँ पर पार्टिसिपेशन होता है, बहुत सारे लोग, अर्निंग्स भी आ रही है और लोग पार्टिसिपेट करते जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन के चलते एक रैली आना शुरू हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं कि मार्कअप फेज, या तो हम बोलते हैं पार्टिसिपेशन फेज, जिसमें पार्टिसिपेशन करते करते स्टॉक का भाव ऊपर जाते जाता है, ठीक है। अब तीसरे फेज में स्टेज 3 में क्या होता है, यहाँ पर भी स्टेज 3 में ये होगा कि अर्निंग्स भी फुल ब्लोन आ रही है, मोमेंटम भी फुल ब्लोन चल रहा है, और टूवर्ड्स द एंड एक चीज़ ये होती है कि अर्निंग्स आना मॉडरेट हो जाती है, साइडवेज हो जाती है, लेकिन फिर भी स्टॉक सेंटीमेंट के चलते ऊपर जाते जाता है, इसको हम यूफोरिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्टॉक जब बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो जाए एज कंपेयर टू द रियलिटी ऑफ व्हाट ग्रोथ कंपनी इज डिलीवरिंग, तब वहाँ पर एक बबल बनने का एक्सपेक्टेशन होता है। तो हम यहाँ पर अभी स्टेज 3 में बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि जो फुल ब्लोन मोमेंटम है अर्निंग्स में वो आ रही है। मैक्सिमम जो मोमेंटम चल रहा है दैट इज लेड बाय योर ऑर्डर बुक एंड सेंटीमेंट्स।
इट इज़ नॉट अबाउट कि टॉप लाइन ग्रोथ हो रही है, क्योंकि टॉप लाइन 10% के आसपास ही ग्रोथ है, 10-12% की। अगर मान लो अगर टॉप लाइन 25-30% से ग्रो हो रही है, मार्जिन भी एक्सपांड हो रहा है और कंपनी पॉजिटिव गाइडेंस दे रही है, तो अलग बात है। लेकिन अगर प्रॉफिटेबिलिटी से मार्जिन के चलते ऊपर जा रही है, तो एक टाइम आएगा प्रॉफिटेबिलिटी पीक हो जाएगी। और जो टाइम पे, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया है, ये एक गवर्नमेंट रेगुलेटेड और गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस सेक्टर है, तो किसी भी टाइम में फॉर एनी रीजंस अगर गवर्नमेंट ने एक आध साल भी यहाँ पर रिफॉर्म्स अनाउंस नहीं किए या फिर बजट में थोड़ा एक्सपेंडिचर को कट ऑफ कर दिया, तो यहाँ पर आपको बड़ी गिरावट देखने मिल सकती है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन के आसपास में आपको एक ट्रेजेक्टरी देता हूँ। सो गाइज, यहाँ पर अभी स्क्रीनर पे ना हमने आपको एक एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर का पूरी कंपनीज की लिस्ट दी है, जिसके थ्रू आप इसके वैल्यूएशन भी चेक कर पाओगे, मार्जिन भी चेक कर पाओगे टूवर्ड्स द एंड। तो यहाँ पर ROCE और ऑपरेटिंग मार्जिन्स के बारे में बात किया, और यहाँ पर P आप नंबर वाइज देख रहे हो कि किस तरीके से अलग अलग कंपनीज का अलग अलग P है। सो यू विल सी दिस एज पर द लेंस ऑफ वैल्यूएशन कि यहाँ पर एक्सपेंसिव वैल्यूएशन कहाँ कहाँ पर आपको देखने मिल रही है। सीधे लाइक स्टॉक्स लाइक सोलार इंडस्ट्रीज जो एक्सप्लोजिव में है, राइट, यहाँ पर 104 का आपका PE चल रहा है, भारत डायनामिक्स का 82 का PE चल रहा है, डेटा पैटर्न्स का 83 है, जेन टेक का 99 है, एस्ट्रा माइक्रो का 60 है, एमटार का 137 है, पारस डिफेंस 130 के PE पे चल रहा है। मतलब ये कंपनीज 130, 128, 129 के PE पे चल रही है, जो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत टाइम तक सस्टेन कर पाएंगे। इसका रीज़न क्या है? अगर आपने मेरा पैक का रेशियो का वीडियो देखा है, या फिर PE और EPS के ऊपर एक स्ट्रैटेजी वाला जो हमने वीडियो बनाया है, अगर आप वो आपने देखा है तो आप मुझे इस पर कमेंट्स में आप आंसर दीजिए इसका। एंड ऑल्सो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके प्लीज़ देखिए। 15 से 20 मिनट लगेंगे। ज़िंदगी में आपके आसपास में कुछ नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। 15-20 मिनट निकाल के पूरे ध्यान से ये वीडियो देखिए, बिकॉज 15-20 मिनट बाद आपका एक व्यू पॉइंट तो डेफिनेटली बदल जाएगा। सो यहाँ पर जो डिफेंस स्पेस और एरोस्पेस में ना, यहाँ पर अलग अलग कंपनीज जो है अलग अलग वैल्यू चेन में कंट्रीब्यूट करती है। जैसे अगर आप HAL की बात करोगे तो वह हेलीकॉप्टर्स और तेजस एयरक्राफ्ट वगैरह बनाते हैं। वैसे अगर आप BEL की बात करोगे तो वेयरफेयर्स आपके सिस्टम्स वगैरह बनाते हैं, रडार सिस्टम्स वगैरह बनाते हैं। अगर आप डेटा पैटर्न्स की बात करोगे तो कम्युनिकेशंस और यहाँ पर कमांड्स वगैरह में वो आते हैं, राइट। तो ऐसे काफ़ी सारी अलग अलग कंपनीज हैं। अगर हम बात करेंगे सोलार इंडस्ट्रीज़ की तो वो एक्सप्लोजिव्स में है। अगर आप मैसगांव डॉक की बात करोगे तो डिस्ट्रॉयर्स में है, सबमरीन्स में है, मर्चेंट शिप्स वगैरह में है। तो बेसिकली ऐसे अलग अलग कंपनीज हैं जो इस वैल्यू चेन में अलग अलग तरीके से कंट्रीब्यूट कर रही है और बेनिफिट गेज कर रही है, क्योंकि एंटायर डिफेंस स्टोरी जो है वो बिल्डअप हो रही है यहाँ पर। और इसीलिए आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स जो पहले 10-12 के PE मल्टीपल पे चलते थे, आज उनका 40, 50, 60, 70 का PE मल्टीपल हो गया है। एंड जैसे हम एक और स्टॉक की बात करते हैं, लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ कोचिन शिपयार्ड। ठीक है, तो कोचिन शिपयार्ड को देखते हैं। कोचिन शिपयार्ड में देखते हैं हम क्या हो रहा है। सो बेसिकली यहाँ पर 56 का PE है। ठीक है, इसका हम एवरेज मीडियन PE मल्टीपल लेंगे तो वो भी आपको अप्रॉक्सीमेटली 10 के आसपास आ रहा है। तो यहाँ पर हम ऑलरेडी अभी 56 पहुँच गए हैं। तो काइंड ऑफ री रेटिंग दैट द स्टॉक हैज़ गॉट, ये आप देख पा रहे हो यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर आप ये भी चीज़ देख पाओगे कि यहाँ पर ग्रोथ जो है वो पहले इनकंसिस्टेंट थी, और अभी फ़िलहाल जो है कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ, कहीं पे एकदम से कम है। तो ये भी बेसिकली एक नैरेटिव और सेंटीमेंट के चलते बढ़ रहा है आगे। ये कहाँ पर आप देखोगे कि 19-20% का मार्जिन है, वो बढ़ के 26% हो जाता है, फिर गिर के 12% हो जाता है, फिर 12 वाला फिर 24 हो जाता है। तो बेसिकली इस तरीके से काफ़ी वॉलेटाइल है। और यहाँ पर जो आपको ये जो पिक्चर दिख रही है, 3 साल में 9% का टॉप लाइन ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी 10% और स्टॉक प्राइस CAGR 120% इज़ नॉट जस्टिफाइड। बिकॉज यहाँ पर जैसे हमने बात की कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, तो यहाँ पर कैश फ्लो जनरेट करना कंसिस्टेंसी में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आपको रियलाइजेशन गवर्नमेंट टाइम पे पैसा नहीं देगी कोई भी 1-2 साल में, तो यहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है। इनफैक्ट एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि स्टॉक में ऑलरेडी करेक्शन जो आया है वो इसलिए भी आया है क्योंकि बड़े प्लेयर्स ने कहीं कहीं माल बेचना शुरू कर दिया है। इन द केस ऑफ पारस डिफेंस हम यहाँ पर देख पाएंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में किस तरीके से DIS ने, म्यूचुअल फंड ने स्टॉक बेचा है। सेम अप्लाइज टू योर डेटा पैटर्न्स। ठीक है, डेटा पैटर्न में भी आपने अगर आपने जाके देखोगे तो वहाँ पर भी बहुत सारे बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस ने स्टॉक में सेलिंग की है। इनफैक्ट JRSC में अगर आप देखोगे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, तो यहाँ पर भी आपको देखने मिलेगा कि किस तरीके से जो गार्डन रीच है वहाँ पर भी शेयर होल्डिंग में बड़े प्लेयर्स ने थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग किया है।
तो 6% वाला जो आपका DIS है अभी होल्डिंग यहाँ पर 3.2 आया, तो म्यूचुअल फंड्स आर हैव ऑलरेडी स्टार्टेड बुकिंग प्रॉफिट्स यहाँ पर, क्योंकि एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है। रिसेंट में एक इंटरव्यू में विजय केडिया जी ने भी बोला था कि उन्होंने डिफेंस स्पेस में अभी बहुत ज़्यादा कोई भी पोजीशन बनाई नहीं है, क्योंकि ही इज़ फुल्ली इन्वेस्टेड और उनको वैल्यू नहीं दिखता है। ही इज़ फाइंडिंग दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स वेरी एक्सपेंसिव ऑन अ हायर मल्टीपल साइड, क्योंकि अगर आप देखोगे ना, एक स्टोरी बिल्डअप होती है और स्टोरी के पीछे कभी भी भागना नहीं है, आपको रियलिटी को देखना है। बिकॉज स्टोरी तो हर्षद मेहता के टाइम पे भी चली थी, स्टोरी तो IT की टेक बूम के टाइम पे भी चली थी, तो अलग अलग बुल रन में आपको स्टोरीज चलते हुए दिखेंगी, लेकिन आपको हमेशा मार्केट को और वैल्यूएशंस को रियलिटी के साथ में देखना है। अब हम यहाँ पर टेक्निकल आउटलुक को समझते हैं, कुछ स्टॉक्स के हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम पहले डेटा पैटर्न का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो हमें ये समझना है कि डेटा पैटर्न अभी ऑलरेडी एक लोअर स्विंग बनाया है, ठीक है। अब लोअर स्विंग का मतलब क्या होता है, जहाँ पर स्टॉक अपने हायर हाई के मोमेंटम को ब्रेक करता है। तो जैसे ये हाई बनाया, देन अगेन न्यू हाई बनाया, देन अगेन न्यू हाई बनाया, so this is a uptrend. The stock is making continuously up new highs, but now after making a low, stock has failed to made a new high and it has made a new low. So now the stock is currently standing over here and we need to also understand कि 50 मूविंग एवरेज को स्टॉक ने ब्रेक कर दिया है। अब पास्ट में आप देखो, जब भी 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है तो स्टॉक में कैसा मोमेंटम आया है। सी दिस, जब स्टॉक ने एक बार 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, थोड़ा सा और नीचे गया, राइट। उसके बाद में जब यहाँ पर एक और बार स्टॉक ने 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, तो यहाँ पर कंसोलिडेशन फेज़ आया, थोड़ा टाइम के लिए स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया, 2-3 महीने के लिए। यहाँ पर भी स्टॉक ने एक 50 मूविंग एवरेज ब्रेक किया है, सो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले टाइम में थोड़ा सा टाइम करेक्शन ये सेक्टर में देखने मिल सकता है, बिकॉज लॉट ऑफ स्टॉक्स आर फॉलोइंग दिस काइंड ऑफ पैटर्न्स। अब यहाँ पर अब इसमें हो सकता है कि एक बार आपको थोड़ा सा मोमेंटम ऊपर साइड के लिए मिले, बट देन ये न्यू हाई को ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल होगा इस बार, क्योंकि वैल्यूएशन भी हम देखते जा रहे हैं काफ़ी एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं। अगर हम निफ्टी के भी एक वैल्यूएशन देखेंगे, वो भी हायर एंड पे एक्सटेंड होते जा रहे हैं, और सेक्टर का भी जो वैल्यूएशन है वो भी एक्सटेंड होते जा रहा है। तो इट बिकम्स मोर एंड मोर डिफिकल्ट वंस द ट्रिगर्स जो आपका है वो थोड़े से डाइल्यूट हो जाते हैं स्टॉक प्राइस में। तो अभी कुछ और भी अगर हम स्टॉक्स के आइडिया लेते हैं, जैसे हमने GRSC की बात की, ठीक है, तो लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ GRSC। तो यहाँ पर GRSC में आप सेम चीज़ देख रहे हो कि एक टाइम बहुत अच्छा रिटर्न्स दिया, मतलब एक वर्टिकल अप ट्रेंड हमें यहाँ देखने मिला, जब स्टॉक पिछले 2-3 महीने में ही फ्रॉम अप्रैल 980 वाला स्टॉक अप्रॉक्सीमेटली चलेगा 2700-2800। तो मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ, अगर आपने मेरा 50 मूविंग एवरेज वाला स्विंग ट्रेडिंग वाला स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लीज़ डू वॉच दैट। जब भी 50 मूविंग एवरेज से बहुत दूर चले जाता है स्टॉक का प्राइस, इट वर्क्स एज अ मैग्नेटिक इफेक्ट, और आपको वहाँ पर थोड़ा कॉशियस होना है। सी दिस, इतना बड़ा गैप है जो प्राइस में और मूविंग एवरेज में, कहीं ना कहीं इसको थोड़ा करेक्शन होकर वापस आना ही था मूविंग एवरेज के आसपास। सो अब ये मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया, तो हो सकता है अब ये थोड़ा सा आपको पुल बैक दे सकता है, लेकिन यहाँ पर जो ट्रेंड है वो थोड़े टाइम के लिए पॉज हो जाएगा। हो सकता है वापस 1800 वाला 2200 2400 भी आ जाए, लेकिन ट्रेंड में जो मोमेंटम आपको पास्ट में अभी देखने मिला रिसेंट लास्ट क्वार्टर में, वैसा मोमेंटम आपको देखना मुश्किल है। सो गाइज, जस्ट टू ड्रॉ द कंक्लूजन, हमने पहले सेक्टर एनालिसिस किया और सेक्टर में जो भी रिसेंट रिफॉर्म्स हुए उसके बारे में समझा, पॉलिसी के बारे में समझा, एंड एक सेक्टर का पूरा प्ले कैसे चलता है यहाँ पर सेक्टर के वैल्यू चेन को समझा। उसके बाद में हमने वैल्यूएशंस के बारे में देखा, कैसे कंपनीज थोड़ा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे चल रही है, कौन से स्पेसेस में मार्जिन्स के एक्सपेंशन हुए हैं, कहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है, कहाँ पर नहीं दिख रही है, कहाँ पर सेंटीमेंट ड्रिवन ग्रोथ है। ये सब चीज़ हमने इस वीडियो में देखी। टुवर्ड्स द एंड हमने टेक्निकल आउटप्ले भी देखा, किस तरीके से टेक्निकल्स अनफोल्ड हो रहे हैं और आने वाले टाइम में क्या शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में आप मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो। So I hope you have got this video, and if you have really loved the content, do smash the like button, and also let us know some key learnings, some key takeaways in the comment section. आपके कोई suggestions होंगे, कुछ doubts होंगे, तो वो भी आप comments में हमारे साथ में share कर सकते हो। We'll be more than happy to solve this, ठीक है। And अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, so you can share this video with your friend, family members, relatives. Also you can share this video on your social media handles. अभी तक आपने अगर वीडियो देखा है पूरा, बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सो आप अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन, बिकॉज इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इट्स अ विन इन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस। आने वाले टाइम में आपको और ऐसे ही रिसर्च ओरिएंटेड कंटेंट मिलेंगे, स्ट्रैटेजीज, फ्रेमवर्क्स मिलेंगे जो आप अपनी इन्वेस्टिंग पे, रिसर्च, ट्रेडिंग पे अप्लाई कर सकते हो, एंड यू कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट, बिकॉज
ये कंटेंट जो मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ आपको शायद से बाहर पेड कोर्सेज में मिलेंगे सब्सक्रिप्शंस के साथ में, तो दैट यू आर गेटिंग इट फॉर फ्री. सो आई होप यू नीड टू मेक मोस्ट आउट ऑफ इट. मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन कीप लर्निंग, कीप गोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग बिकॉज